हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीडीसी। मैं प्रियंका जीडीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एक्सप्रेस सीरीज़ में इमरजेंसी पीडियाट्रिक केयर। इमरजेंसी पीडियाट्रिक केयर हमें कब ज़रूरत पड़ती है, कैसे ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है और हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर इमरजेंसी पीडियाट्रिक केयर मतलब अगर न्यूबॉर्न को आप इनिशियल फेज में केयर प्रोवाइड कर देंगे तो आप उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या इमरजेंसी, बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी केयर होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ, और उससे रिलेटेड लास्ट में कुछ एमसीक्यूज़ को भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे, नर्वसनेस हो रही है, एग्ज़ाम है, सर पर ही आ गए, ऑलमोस्ट टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरते जा रहा है, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, डटे रहना है, क्योंकि कागज़ हमेशा अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग हमेशा अपनी काबिलियत से उड़ती है। क्या? पतंग हमेशा अपनी काबिलियत से उड़ती है। तो हमेशा उम्मीद, काबिलियत कभी हारती नहीं है। सो आप भले एक या दो बार रिजेक्शन आपका हो सकता है, लेकिन आप अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ेंगे फॉर श्योर। सो इसी मोटिवेशनल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं क्लास। चलिए, आज का जैसे हमारा टॉपिक है इमरजेंसी केयर, तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोथर्मिया के बारे में। हाइपोथर्मिया हो गया, जॉइंडिस हो गया, रेस्पिरेटरी रिससिटेशन हो गया, अबगार स्कोरिंग हो गया, ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। तो चलिए, और रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसा आपका थ्योरी प्लस क्वेश्चन तो चल ही रहा है, उसके अलावा भी आपको रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मैंडेटरी है। अगर आपने आपका टाइम शेड्यूल बनाया है तो उसमें आप एमसीक्यूज़ के लिए भी एक टाइम निकालना मत भूलिए। उसके लिए भी आपको 1.5 घंटा वो देना ही देना है। तो उसके लिए क्या करना है, वन टाइम जीडीसी ऐप डाउनलोड करना है, 10 रुपीज़ पेमेंट करना है, और सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वहाँ पे एमसीक्यूज़ अवेलेबल होंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सो देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए जीडीसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथर्मिया के बारे में। ये सारे टॉपिक्स हमें पता होते हैं और प्रीवियसली भी हमने कवर कर लिया, लेकिन आज हम कंक्लूड करते हुए जल्दी जल्दी से कवर करेंगे और आपका एक क्विक रिवीजन ले लेंगे। चलिए, हाइपोथर्मिया की बात करते हैं, जैसे हम बेसिकली साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। साइलेंट किलर मतलब इसका पता भी नहीं चलता और बच्चे की डेथ हो जाती है। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे में शिवरिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पाता। शिवरिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं है, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है एग्जैक्ट बच्चे को हो क्या रहा है। इसलिए हम इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी कभी भी बच्चे को या मदर को अंडर सुपरविजन रखते हैं, एटलीस्ट फॉर द 24 आवर्स। तो चलिए, हाइपोथर्मिया क्या है? जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। इसे हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। मैक्सिमम मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या? हाइपोथर्मिया। उसके बाद हाइपोथर्मिया के बाद टाइप्स ऑफ द हाइपोथर्मिया होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जिसमें माइल्ड में हम देखते हैं 36 to 36.5 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दिखाई देता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेज। मॉडरेट में हमें हमेशा टेम्परेचर बिटवीन द 32 to 35 डिग्री सेल्सियस, और जिसमें लेस देन 35 होता है, दैट इज लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ द सीवियर हाइपोथर्मिया, जिसमें बच्चे के हाइपोथर्मिया में इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी स्टूडेंट्स? पैथोफिजियोलॉजी में कोल्ड, बच्चे को ठंड लगेगी, स्टिमुलेट होगा, हाइपर रेगुलेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, जैसे हाइपोथैलेमस। उसके बाद एक्टिवेटेड ऑफ द नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म, क्योंकि बच्चे में अभी शिवरिंग मैकेनिज्म डेवलप
नहीं हुआ। इसको जो हीट प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, वो एक ग्लूकोज को तोड़कर ही आगे बढ़ता है, उसी से इसको हीट मिलती है। इसीलिए हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू O2, राइट। उसके बाद है रिलीज ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन। इसने नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज किया, जिसके इसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू का फॉर्म, ये कब तक काम करते हैं, 6 मंथ की एज तक काम करते हैं। अगर सीधी सी बात है, अगर ये 6 महीने तक काम कर रहा है तो उसके बाद कौन काम करेगा यहाँ पे आके, फिर इसमें जो क्या नहीं हो रहा था, शिवरिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं था, तो फिर क्या हो जाएगा, शिवरिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा आफ्टर अ 6 मंथ्स। आफ्टर अ 6 मंथ शिवरिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा। उसके बाद हीट रिलीज होगी। देन ये है पैथोफिजियोलॉजी, सिंपल सा है, कोल्ड, ठंड लगी, स्टिमुलेट हुआ आपका रेगुलेटरी सेंटर जो कौन है, हाइपोथैलेमस है। उसके बाद एक्टिवेटेड ऑफ नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म हुआ, नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज किया, एडिपोज टिश्यू, मेटाबॉलिक ऑफ द ब्राउन एडिपोज टिश्यू हुआ, जिससे हीट रिलीज हुई। इतनी सी छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी है, लोकेशन ऑफ द ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब बात आती है हमेशा प्रीटर्म बेबी में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपोथर्मिया में जाने के। क्यों? क्योंकि ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू है जिसका फॉर्मेशन 29 वीक ऑफ गेस्टेशन से हो रहा है, मतलब 5-6 महीने के बाद से इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाएगी तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी कैसी रहेगी, कम रहेगी। ब्राउन एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी कम है तो मतलब उसके हाइपोथर्मिया में जाने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी और बच्चे को हीट प्रोवाइड नहीं होगी। तो वहीं पे देखिए इसके लोकेशन नेक, एक्सिला, इंटरनल स्काल्पल रीजन एंड अराउंड किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। 4% ऑफ टोटल बॉडी फैट होता है। देन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है 29 ऑफ गेस्टेशन, मार्क कर लीजिए, ये 29 ऑफ द गेस्टेशनल एज में इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, किसका, एडिपोज टिश्यूज का। उसके बाद कॉजेज में हम देखेंगे क्या होगा। कॉजेज में इसके कारण क्या है, वार्म चेन टूटेगी, उसकी वजह से हो सकता है। एडिपोज टिश्यू की मात्रा कम है, उसकी वजह से हो रहा है। प्रीमेच्योर बेबी है, इसकी वजह से हो रहा है। प्रीमेच्योर बेबी इसको कोरिलेट कर रहा है क्योंकि डिलीवरी ने पूरा टाइम नहीं लिया और एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन क्या हुआ, प्रॉपर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसको क्या देखने को मिला स्टूडेंट, हाइपोथर्मिया की कंडीशन उसको देखने को मिली। हीट लॉस हुई ड्यू टू द कंडक्शन, कन्वक्शन, इवापोरेशन और रेडिएशन मेथड से। मोस्ट कॉमन मेथड है हीट लॉस का, दैट इज अ रेडिएशन। उसके बाद है इमेच्योर हीट रेगुलेटरी सेंटर। इमेच्योर जो आपका हीट जनरेट कर रहा है, मतलब आपका हाइपोथैलेमस जो हीट रेगुलेटरी सेंटर है वो ही क्या है, प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाया है, किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से इसका मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद है हमारा साइन एंड सिम्टम, पुअर फीडिंग दिखेगी, जहाँ पर भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हुई या फिर हाइपोथर्मिया की कंडीशन होगी वहाँ पे पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी। और पुअर फीडिंग होगी तो उसका ग्रोथ एंड रिटार्डेशन भी कैसा होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कैसा देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा फॉर श्योर। देन फेलियर ऑफ द थ्राइव, स्लो वेट गेन होगा बच्चे का, कूल एक्सट्रीमिटीज रहेंगी, साइनोसिस की कंडीशन हो सकती है, ब्रैडीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों, क्योंकि ग्लूकोज क्या कर रहा है, टूट रहा है ना, मतलब ग्लूकोज और फैट आपका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, किसके, एटीपी के फॉर्म में, जो क्या कर रहा है, आपको हीट
रिलीज कर रहा है ना, इसीलिए हाइपोथर्मिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद है हमारा डायग्नोसिस की बात करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर की बात है, हमें वाइटल्स को प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है। वाइटल्स प्रॉपर मॉनिटर करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब हम टेम्परेचर को प्रायोरिटी देंगे, बिकॉज हमारा टेम्परेचर ही लेस दिखाई दे रहा है। मोस्ट साइड फ्रॉम द टेम्परेचर दैट इज द एक्जिला फॉर द पीडियाट्रिक, जस्ट मार्क दिस सेंटेंस। मोस्ट कॉमन साइड क्या है पीडियाट्रिक में टेम्परेचर की, दैट इज द एक्जिला। ह्यूमन टच मेथड यूज करेंगे बाय द डॉर्सल सरफेस। हमेशा हम जब भी टेम्परेचर चेक करते हैं, दैट इज हम कभी भी ऐसे नहीं करते, हम हमेशा अपने डॉर्सल सरफेस से चेक करते हैं लाइक दिस। हम कभी भी ऐसे नहीं करते। आप पानी डालते हैं तो आप कभी भी अपनी बकेट में अगर आप अपना हाथ डिप करेंगे, आप देखिएगा आपका जो पाम वाला सरफेस होता है वो उसमें सेंसेशन कंपेयर टू डॉर्सल सरफेस कम फील होता है ना, इसलिए हमेशा डॉर्सल सरफेस से करेंगे। देन एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक बोथ आर द वार्म, देन एक्सट्रीमिटीज और कूल है और ट्रंक वार्म है तो माइल्ड हाइपोथर्मिया है, और एक्सट्रीमिटीज और ट्रंक दोनों ही ठंडे हैं, मॉडरेट और सीवियर हाइपोथर्मिया का केस है। चलिए उसके बाद प्रिवेंशन में हम देखेंगे वार्म चेन देखेंगे और इंटरलिंक्ड प्रोसेस टू मेंटेन द टेम्परेचर देखेंगे, डिलीवरी रूम, ट्रांसफरिंग एंड वार्ड में देखेंगे। अगर लेबर रूम की बात करते हैं, मेंटेन रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना है, कर्टन्स वगैरह को अच्छे से बंद करना है, प्री वार्म स्टेराइल टॉवल यूज करना है, कीप द रेडिएंट वार्मर यूज करना है, डबल प्री वार्मर कीप विद द मदर, स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड केएमसी कंगारू मदर केयर। ट्रांसफरिंग यूनिट में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वार्म चेन फॉलो होना चाहिए, बच्चे को ट्रांसफर करना है मतलब थर्मोस्टेबिलिटी होनी है बच्चे की, उसके बाद ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर द बेबी विद द मदर विद प्रोवाइड केएमसी कवर देम बोथ मदर एंड इन्फेंट। आफ्टर दैट वार्ड की अगर मैं बात करती हूँ, मेंटेन रूम टेम्परेचर करना है, डिले बाथिंग करना है, जितना लेट आप बच्चे को नहलाएंगे उतना बच्चे के लिए अच्छा है। प्रोवाइड केएमसी ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 to 3 आवर्स फॉर 15 to 20 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें, माइल्ड से स्टार्ट करें। माइल्ड का टेम्परेचर 36 to 36.5 डिग्री सेल्सियस। रिमूव द कोल्ड क्लोथिंग, जो कोल्ड क्लोथिंग बच्चे ने पहन रखे हैं उसे आपको सबसे पहले रिमूव करना है। मेंटेन रूम टेम्परेचर करना है, प्रोवाइड केएमसी करना है, मॉनिटर वाइटल्स एवरी 30 मिनट करना है। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में क्या करना है, रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है, केएमसी ब्रेस्ट फीडिंग को प्रायोरिटी देना है, एक्स्ट्रा हीट एंड हीटर यूज करना है, मॉनिटर वाइटल्स एवरी 15 मिनट, मार्क दिस सेंटेंस। देन सीवियर हाइपोथर्मिया में आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ऐसा प्रॉप की तरह आता है जो सेल की तरह रहता है, जो एक मतलब इसमें एक सेल होता है, मतलब एक बैटरी की तरह ये रहता है, उसमें ये प्रॉप रहता है जो फीटल के सरफेस से टच रहता है, जो कंटिन्यूसली टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और आपको रीडिंग प्रोवाइड कराता है। देन रेडिएंट वार्मर, हीट थर्मोमीटर, मैट्रेस, 200 वोल्ट बल्ब यूज करना है फॉर हीटिंग। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा येलो कलर का बल्ब यूज होता था 100 वॉट का, सो वो लोग बोलते थे इसे बंद कर दो गर्मी हो रही है, मतलब लाइट जो होती है वो हीट को रेगुलेट करके चलती है, हीट रेगुलेट हो रही है इसलिए वो बोल रहे हैं कि उसे बंद कर दो। तो यहाँ पे हमें हीट जनरेट करनी है, तो इन्होंने क्या किया है, 200 वोल्ट का एक बल्ब लिया है। इस तरीके से रहता था ना बल्ब, इस तरीके का बल्ब यूज़ किया जाता था 200, जो कितना था 200 वोल्ट का रहता था। देन स्लो द टेम्परेचर हीट व्हेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कि अगर टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक आ गया तो टेम्परेचर को स्लो कर देना है, नहीं तो हाइपरथर्मिया में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेट 10% डेक्सट्रोज फॉर द हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट। हाइपोग्लाइसेमिक में बचाने के लिए उसको 10% डेक्सट्रोज देना मैंडेटरी है। रेडिएंट वार्मर
कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें एक जो पूरा ओपन होता है जहाँ से हीट आती है और बच्चा एक खुले स्पेस में रहता है। दिस इज़ योर रेडिएंट वार्मर एंड दिस इज़ योर इंक्यूबेटर, जो सारा पूरा कांच से कवर रहता है, जिसके में 2 होल रहते हैं, जिसमें हम बच्चे को हैंडलिंग टेकिंग ईजिली कर सकते हैं। और भी अपने नोट्स को बेहतर बनाने के लिए, अपनी स्टडी में 4 चांद लगाने के लिए क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है, GDC टेलीग्राम चैनल में जाना है, QR कोड इसको स्कैन करना है, देन इतना सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जब चाहे तब इस QR कोड को स्कैन करके बाकी हम टेलीग्राम चैनल से एक कंटेंट ले सकते हैं। और भी बहुत सारे अपडेट्स अवेलेबल हैं। सो नेक्स्ट है आपका हाइपोक्सिया न्यूनेट्रम, जिसे रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं, जिसमें बच्चे की सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर की। आपको पता है जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है हम क्या करते हैं, अबगार स्कोरिंग करते हैं। अबगार स्कोरिंग कैलकुलेट करना में भी आप सबको आता होगा। सो अबगार स्कोरिंग में हमें क्या करना होता है, अपगार स्कोरिंग मतलब हमें क्या करना है, इसमें कितने टोटल वर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, टोटल 5 वर्ड्स है, जिसे हमने क्या करते हैं, अपगार स्कोरिंग कैलकुलेट करते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फेलियर में हम देखेंगे किस तरीके से रेस्पिरेटरी फेलियर हमें दिखाई देता है इन न्यू बॉर्न। अपगार स्कोरिंग का नाम, सबसे पहले हम 10 गोल्डन मिनट में कैसे अपगार स्कोरिंग को फॉलो करते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्या है अपगार स्कोरिंग? अपगार अपीयरेंस, पल्स, ग्रामिस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। ये 5 चीज़ें होती हैं जिसमें एक रेटिंग होती है, नंबर होता है, जिसे हम 0, 1 और 2 देते हैं, जिसमें ईच कंटेन 2 मार्क, ईच कंटेन 2 मार्क। एक है जो एक 2 नंबर कंटेन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बच्चे की कंडीशन हम इसमें अपगार स्कोरिंग देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे अपीयरेंस की बात करती हूँ तो अपीयरेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, अपीयरेंस में आपको देखना है क्या, सेंट्रल साइनोसिस देखना है, मतलब कलर देखना है, जैसे अगर सेंट्रल साइनोसिस है, क्या देखना है, सेंट्रल साइनोसिस की कंडीशन देखनी है। अगर सेंट्रल साइनोसिस है तो आप उसको 0 देंगे, और अगर बच्चा पूरा कैसा है, पिंक एक्सट्रीमिटीज दिख रहे हैं तो 2 मार्क देंगे, और अगर एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन है तो हम उसे 1 मार्क देंगे। वहीं पल्स देखेंगे, पल्स नॉर्मल पल्स एब्सेंट है तो एब्सेंट है पल्स तो 0 मार्क देंगे। मोर देन आपका 100 है और नॉर्मली आपकी पल्स कितनी है, मोर देन 100 है, तो आप उसको कितना दे देंगे, 2 मार्क दे देंगे। वैसे ही आप ग्रामिस में देखेंगे आपको को बच्चे का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, रेस्पॉन्स चेक करते हैं इसमें हम, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो आप क्या देखेंगे, और अगर 0 मार्क देंगे। माइल्ड रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है तो आप ये देखेंगे, और बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, कैसी लस्टी क्राई कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे से रो रहा है, तो आप उसको एक्सक्यूज मी 2 मार्क देंगे। अगर इसमें एक्टिविटी में कोई मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना है, आपको 0 मार्क देना है, और वहीं आपको माइल्ड दिख रहा है तो आपको क्या करना है, 1 मार्क देना है। और बच्चा कैसा दिख रहा है, माइल्ड, और अगर बच्चा कैसा है, एक्टिव है, अच्छे से उसकी एक्सट्रीमिटीज को मूव कर रहा है, तो आपको कितना मार्क देना है, उसको
2 मार्क देना है। उसके बाद अगर एपनिया की कंडीशन है, एब्सेंट है रेस्पिरेशन, तो आपको 0 मार्क देना है। स्लो है आपको, तो आपको क्या करना है, उसको 1 मार्क देना है। और अगर नॉर्मली अगर आपका आ रहा है तो आपको पूरा 1 मार्क देना है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे 10। अगर 10 में से 7 to 8 आता है तो मतलब नॉर्मल है, सुपरविजन में रखा जा सकता है। 6 to 7 आता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर बच्चे का 0 to 3 स्कोर आ रहा है मतलब बच्चे को असेंशियल न्यूबॉर्न केयर की क्या है, नीड है। उसे तुरंत से जाके रिससिटेट करना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो बहुत कम आ रही है। बच्चे की लाइफ एक्सपेंस कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन आपको अपगार स्कोरिंग के लिए इन नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द अपगार स्कोरिंग। चलिए अब बढ़ते हैं, ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक अपगार स्कोरिंग। अभी हम बढ़ते हैं अस्पेक्सिया न्यूनेट्रम रेस्पिरेटरी फेलियर इन द न्यूबॉर्न कैसे होता है। The inability of the neonate to initiate or maintain spontaneous respiratory within 1 minute of the birth, corresponding to the Apgar scoring 3 or less than 1 minute. It is characterized by the progressive hypoxia, hypercapnia, then hypoperfusion and metabolic acidosis. कॉजेज में क्या दिखेगा, इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया एंड द बर्थ ट्रॉमा, जिसके लिए बच्चे को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिससिटेट करना पड़ेगा, जिसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है अकॉर्डिंग टू द लेबल, इंटेंसिटी ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कंडीशन क्लासिफिकेशन एज द asphyxia, livier stage of the cyanosis, Apgar scoring 4 to 6, mild response, depression. अस्पेक्सिया पैलिडिया, जिसमें आपको शॉक की कंडीशन दिखेगी, जिसमें अपगार स्कोरिंग 0 to 3 दिखेगा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस हैं। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, पेल स्किन दिखेगी, एब्सेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस दिखेंगे, अलोंग विद द डिफिकल्टी इनटू द ब्रीथिंग आपको नजर आएगी। उसके बाद मैनेजमेंट में क्या करना है, बेबी विद द अपगार स्कोरिंग 8 to 10, नो नीड टू डू एनीथिंग। अगर अपगार स्कोरिंग जैसा मैंने बताया 8 to 10 आ रही है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, इट विल बी हेल्दी। बेबी विद द अपगार स्कोरिंग 5 to 7, 100% फ्री फ्रॉम O2 एट द 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करनी है। बेबीज विद द अपगार स्कोरिंग बिलो 3 to 4 गिवन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद द बैग मास्क for 13 seconds to again resuscitate. Resuscitation of the newborn, most important. Resuscitation of the newborn, step of the resuscitation of the TABC. TABC means T मतलब maintain of temperature, A मतलब establishing on open airway, B मतलब इनिशिएटिंग ब्रीदिंग, C मतलब मेंटेन सर्कुलेशन। ये TABC आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिससिटेशन के लिए। T मतलब मेंटेन कर रहे हो टेम्परेचर को, एयरवे को ओपन करना है, ब्रीदिंग को इनिशिएट करना है और सर्कुलेशन आपको देखना है, मेंटेन सर्कुलेशन। इनिशियल स्टेप्स ऑफ द रिससिटेशन, ड्राई अप ऑफ द न्यूनेटल एंड कीप अंडर वार्मर रखना है। पोजीशन ऑफ द बेबी ऑन बैक स्लाइडली एक्सटेंडेड नेक 1 इंच अबव मैट्रेस पर आपको रखना है। सक्शन फर्स्ट माउथ देन नोज, हमेशा MN याद रखिए, MN से पहले माउथ को करना है फिर नोज को करना है। बिटवीन 18 mm ऑफ Hg to 100 mm ऑफ Hg और 100 to 130 cm ऑफ वाटर। देन given tactile stimulation of the stimulate breathing by the scalping or the flapping sole of the feet or by the rubbing of the back। पहले बच्चों में चाटा मारा जाता था, इस तरीके की कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली रब करना है।
बी ए बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में आपको क्या देखना है, इनिशिएशन पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड द हीट rate below 100, प्रोसीजर में slightly extended baby neck and ensure open airway, start to ventilate by the mask at the rate of the 40 to 60 beats per minute, evaluate the heat rate after the given ventilation with the 100% O2 or 30 seconds, then heat rate above 100, discontinue ventilation and monitor for the heat rate, रेस्पिरेटरी SpO2 एंड कलर। अगर इस SpO2 इनिशियल फेज में कम आ रहा है तो वेट फॉर द 10 मिनट्स, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे के बर्थ होने को टाइम एक्सटेंड होगा वैसे वैसे SpO2 विल बी इंक्रीज। जैसे जैसे हर 1 मिनट के साथ 5% का वहाँ आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, और जब उसको आफ्टर बर्थ अगर उसका 90 to 95 SpO2 आ रहा है, इट विल बी नॉर्मल। ये नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी उसके लंग्स में एयर गई है और लंग्स एक्सपांड हुए हैं, वर्क करना स्टार्ट करे हैं, तो उसके लिए SpO2 के लिए 10 मिनट्स का वेरिएशन रखना ही है। Heat rate below the 60, continue ventilation with 100% O2 and also start chest compression start करना है। चेस्ट कंप्रेशन देन प्रोसीजर क्या है चेस्ट कंप्रेशन का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थंब टेक्निक यूज करनी है, मतलब दोनों थंब को चेस्ट के ऊपर कंप्रेस करना है, या फिर फिंगर से आप कंप्रेस करते थे, जबकि एडल्ट में हम ऐसे प्रेस करते हैं, लेकिन इसमें हमें दोनों थंब से करना है। ब्रीथ 1 2, ब्रीथ 1 2, ब्रीथ 1 2, ये इसका सीक्वेंस होता है। देन यूज बोथ थंब, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द निपल ओवर द स्टर्नम एंड यूज टू लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। 2 फिंगर टेक्निक यूज करनी है आपको, यूज टू द टिप ऑफ द मिडल और द इंडेक्स फिंगर यूज करनी है मोस्टली। देन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के लिए फॉर द गाइडलाइन ऑफ द CPR इन द इन्फेंट चाइल्ड रेफर चैप्टर फॉर द CPR इन द फंडामेंटल। देन इवेलुएट करना है, चेक हीट रेट 30 सेकेंड, चेस्ट कंप्रेशन 30 सेकेंड तक चेस्ट कंप्रेशन बिलो 1 ईयर, चेक ब्रेकियल pulse and above 1 ear carotid pulse. If heart rate is below 16, continue chest compression plus BMB plus medication. मेडिकेशन में आपको एड्रेलिन और एपिनेफ्रिन देना है, जिसका रेशियो 1:10,000 रहता है। देन हार्ट रेट आपकी 60 और अबव 60, डिसकंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन एंड कंटिन्यू BMB। ये था हमारा क्या, रेस्पिरेटरी रिससिटेशन। अब हम डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने हाइपोथर्मिया देख लिया, अबगार स्कोरिंग देख लिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देख लिया न्यूबॉर्न में कि किस तरीके से ये काम करता है। अब हम देखेंगे डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन किस तरीके से काम करता है न्यूबॉर्न में। चलिए, पीडियाट्रिक इमरजेंसी में अब इम्पॉर्टेंट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज अ डिहाइड्रेशन। डायरिया क्या है, डायरिया क्यों होता है, इसकी वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। डायरिया में सबसे पहले है लिक्विड वाटरी स्टूल, जिसकी वजह से डायरिया क्या कॉज करता है, डिहाइड्रेशन कॉज करता है, क्योंकि स्टूल की फ्रीक्वेंसी की वजह से वाटर भी लॉस होता है, जिसकी वजह से हमें ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए, डायरिया में सबसे पहले है हमारा लिक्विड वाटरी स्टूल मोर देन 3 times a day, स्टूल output more than 10 ml per kg per day and infant, then stool output more than 200 gram per day in the children. देन टाइप्स ऑफ, इसमें भी हमें 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं बेसिकली, कौन कौन से, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, जैसे एक्यूट, पर्सिस्टेंट एंड क्रॉनिक टाइप्स है। सो अभी तक हम क्या पढ़ते रहते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, लेकिन इसमें हमें क्या देखने को मिला टाइप्स में, एक्यूट, पर्सिस्टेंट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में क्या है, लूज स्टूल फॉर द लेस देन 14 days, अगर 14 दिन से कम है तो वो एक्यूट की कंडीशन है। पर्सिस्टेंट में लूज स्टूल फॉर द मोर देन 14 days एंड
presumed infections and etiology. Then chronic में lose stool for more than 14 days in children, more than 28 days in adult. ये इसका क्राइटेरिया रहता है. अगर एक्यूट कंडीशन है वहाँ पे हम 40 डेज कंसिडर कर रहे हैं, और अगर परसिस्टेंट डायरिया है मतलब 14 दिन से ज़्यादा है, जहाँ पे इन्फेक्शन भी प्रेजेंट है, उसका कॉजेटिव एजेंट भी प्रेजेंट है, तो उसको हम परसिस्टेंट डायरिया में कर रहे हैं. देन क्रॉनिक में हम लूज स्टूल फॉर मोर देन 14 डेज और चिल्ड्रन मोर देन 28 डेज इन एडल्ट. ये देख रहे हैं 3 लेवल्स ऑफ द डिहाइड्रेशन कौन कौन से हो सकते हैं. 3 लेवल ऑफ द डिहाइड्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे 3 लेवल ऑफ द डिहाइड्रेशन, जिसमें हमें पता है इन्फेंट और चिल्ड्रन में हम देख रहे हैं. इन्फेंट और चिल्ड्रन में हम देख रहे हैं तो उसमें फर्स्ट है नो डिहाइड्रेशन. अगर कोई डिहाइड्रेशन नहीं है या माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो बच्चे में 5% वेट लॉस होगा, और अगर चिल्ड्रन है तो उसमें 3% वेट लॉस होगा. उसके बाद 3 लेवल ऑफ द, इसे स्टार मार्क कर लीजिए. देन मॉडरेट कंडीशन है सम डिहाइड्रेशन 10% वेट लॉस होगा और उसमें 6% वेट लॉस होगा. आप देखिए यहाँ पे इन्फेंट में कंपेयर टू चाइल्ड वेट लॉस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है कंपेयर टू चिल्ड्रन. वहीं अगर मॉडरेट कंडीशन है 10% और सीवियर कंडीशन है तो मोर देन 10% आपको दिखाई देगा. उसके बाद साइलेंट सिम्टम्स में हमें दिखेगा साइलेंट सिम्टम में दिखेगा हमें नो डिहाइड्रेशन, कोई डिहाइड्रेशन नहीं है या फिर माइल्ड डिहाइड्रेशन है, क्योंकि हमने इसे 3 फेजेस में कन्वर्ट किया. नो डिहाइड्रेशन इफ माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट एंड सीवियर. सो सबसे पहले साइलेंट सिम्टम्स हम माइल्ड के डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है. नो डिहाइड्रेशन, माइल्ड डिहाइड्रेशन में अपीयरेंस देखेंगे तो अलर्ट दिखेगा बच्चा, मतलब कॉन्शियस है और वेल अपेयर्ड बच्चा है, मतलब अच्छे से बच्चा रेस्पॉन्स कर रहा है. आईज अगर आप उसकी देखते हैं, आईज अगर आप उसकी चेक करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल आईज दिखेंगी. थ्रस्ट अगर आप देख रहे हैं तो ड्रिंकिंग नॉर्मली, बच्चा नॉर्मली जैसे वो पानी पीता था अपनी यूजुअली वैसे ही बच्चा पानी पीता हुआ आपको नज़र आएगा. और स्किन पिंच करके अगर आप देखेंगे तो गोज बैक क्विकली, मतलब जैसे हम डिहाइड्रेशन में का अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होता है और आप उसकी स्किन को इस तरीके से पिंच करते हैं तो ये देखिए जैसे अभी कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, क्विकली बैक हो गई. अगर यही डिहाइड्रेटेड पेशेंट होता तो इसको वापस जाने में इसका टाइम ही लेता, मतलब स्लोली गो बैक होती, तो इसमें विद इन 1 सेकेंड वापस से बैक चली गई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन नॉर्मल है, क्योर किया जा सकता है. उसके बाद सेकंड सम डिहाइड्रेशन है, सम डिहाइड्रेशन और मॉडरेट डिहाइड्रेशन की कंडीशन है. तो अपीयरेंस कैसी दिखेगी, रेस्टलेसनेस बच्चा दिखेगा आपको, इरिटेबल सा. आईज आपको कैसी देखने को मिलेंगी, संकन आईज आपको देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स. और क्या देखने को मिलेगा, संकन आईज आपको देखने को मिलेगी और थ्रस्ट आपको दिखने को मिलेगी. बच्चा आपको थ्रस्ट कैसा दिखेगी, ड्रिंकिंग अर्लियर ईगरली, मतलब बच्चा बहुत जल्दी पानी पिएगा, जल्दी पानी पीता हुआ दिखेगा, ईगरनेस होगी उसको. उसके बाद स्किन पिंच करेंगे तो वो मतलब वापस से गोज बैक स्लोली, मतलब कंपेयर टू द माइल्ड कंडीशन यहाँ पे स्किन कैसे जाएगी, स्लोली गो बैक होगी, और उसमें क्विकली बैक हो रही थी, मतलब विद इन 1 सेकेंड. इसमें भी 1 सेकेंड में, लेकिन वो आराम से आपको जाती हुई नजर आएगी. और अगर वही सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में अपीयरेंस आपको लिथार्जिक बच्चा दिखेगा, आईज उसकी वेरी संकन आईज दिखेंगी, जैसा इस इमेज में आपको दिख रहा होगा. ये आपकी क्या है, नॉर्मल आई है, और ये कैसा है आपका संकन आई है, जहाँ पे ये जो आप इसकी सराउंडिंग है वहाँ पे आपको
मतलब स्किन में भी देखिए आप रिंकल्स प्रेजेंट दिखाई देंगे और फ्लॉपी सी स्किन दिखेगी, फ्लॉपी सी स्किन दिखेगी, जैसे इसके नीचे पानी जैसा कुछ भर गया हो उस तरीके से ये एरिया पूरा कैसा दिखेगा, फूला हुआ दिखेगा, अपने सरफेस से अलग ही उभरा हुआ आपको नजर आएगा, जैसे कि इसके अंदर कुछ भी पानी जैसा वाटरी सब्सटेंस कलेक्ट हो गया हो और उसकी जो सराउंडिंग होगी वो भी रिंकल्ड उसमें बहुत सारे आपको नजर आएंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या, संकन आई, जो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है किसका, डायरिया का और डिहाइड्रेशन का। संकन आईज वहाँ पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद है आईज वेरी संकन दिखेगी और आपको थ्रस्ट कैसी दिखेगी, नो बच्चा कोई पानी नहीं पी रहा होगा और या फिर पी भी रहा है तो पुअर ड्रिंकिंग दिखेगी, जो नॉर्मल एक दिन में जो 4 से 4 to 5 लीटर वाटर कंज्यूमिंग होता है एक एडल्ट का, वहाँ पे बच्चे का कैसा होगा, पुअर आपको दिखाई देगा, जहाँ पे बच्चा अच्छे से पानी नहीं पी रहा होगा। स्किन पिंच करेंगे तो बहुत स्लोली जाएगी और 2 सेकेंड्स तक का टाइम ले लेगी। जैसा कि अभी तक हम देख कर आए हैं, कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, क्विकली बैक हो रही है विद इन 1 सेकेंड। अगर मॉडरेट की कंडीशन है तो गोज कैसी हो रही है, स्लोली गोज हो रही है, 1 सेकेंड का टाइम ले रही है पूरा, और इसमें गोज बैक वेरी स्लोली 2 सेकेंड का टाइम ले लेगी। तो ये थे हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे किसकी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या देखने को मिलेगा हमें, अगर कोई माइल्ड कंडीशन है तो उसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस हम क्या देंगे, फ्लूइड ऑफ चॉइस हम क्या देंगे, फ्लूइड ऑफ चॉइस देंगे ORS और जिंक। जिंक हमेशा आपने बच्चों को देखा होगा, इतना सा सैशे आता है, एक पाउडर फॉर्म होता है, उसके साथ NH दिया जाता है, उसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करने के बाद विद इन 14 डेज उस सॉल्यूशन को यूज़ करना है, तो वही जिंक दिया जाता है। टोटल हम उसको कितना दे रहे हैं, 240 उसकी ऑस्मोलरिटी रहती है, जिसमें हम सारा ये कंटेंट देते हैं, जिसमें हम पोटाशियम देते हैं, है ना, डेक्सट्रोज दे रहे हैं, सिट्रेट दे रहे हैं, क्लोराइड देते हैं, और इस 245 को हम इतने नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 75 प्लस 75 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ये इसके कंपोनेंट होते हैं ORS के, जो इस सीक्वेंस में अवेलेबल रहता है। ORS अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को जो ORS का सॉल्यूशन आपने बनाया है, जो ORS आप बच्चे को दे रहे हैं, वो आपको विद इन 24 आवर्स यूज़ कर लेना है, उससे ज़्यादा उसको रखा हुआ सॉल्यूशन नहीं देना है। आजकल पहले होममेड सैशेस बनाए जाते थे, आजकल बहुत अच्छा है कि हमें अवेलेबल रहता है, बस उसे हमें 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है और मिल जाएगा। अगर बच्चा अप टू 2 ईयर का है तो उसे, अगर हमारा बच्चा अप टू कितने का है, 2 ईयर का है, तो हमें उसे 500 ml पर डे देना है, और अगर हमारा बच्चा मोर देन 2 ईयर का है तो उसे हमें कितना देना है, 1000 ml पर डे के हिसाब से देना है। और मान लीजिए अगर हमारा बच्चा और अगर आप एक सिंगल एपिसोड में दे रहे हैं उसको, तो एक बार में आपको 50 to 100 ml ऑफ फ्लूइड उसको प्रोवाइड करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जस्ट आप नोट लगा के लिख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर बच्चे की एज 2 ईयर का बच्चा है तो उसको आपको 500 ml पर डे के हिसाब से देना है। मोर देन 2 ईयर है तो 1000 देना है, 1000 देना है, 1000 ml पर डे देना है। और अगर एक बार में आप उसे पिला रहे हैं तो 50 to 100 सॉल्यूशन आपको उसको
प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ORS। उसके बाद माइल्ड है, आपने ORS घर पे ही सोल्यूशन लेकर आ गए, आपने उसको ORS बनाया और बच्चे को दे दिया, जिससे उसका डिहाइड्रेशन आपने माइल्ड है, क्यूरेबल है, घर में ही ट्रीट कर लेता है। पहले जब ORS के शैसे नहीं भी चलते थे तो भी घर पे ही सोल्यूशन बनाकर रखा जाता था और प्रोवाइड करा दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट की बात करते हैं तो हटा दीजिए, ये सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया था। मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो, या फिर सम डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड ऑफ चॉइस आपका रहेगा फर्स्ट ORS और सेकंड रहेगा RL, रिंगल लैक्टेट। उसके बाद सेप्टिक शॉक की कंडीशन में आपको NH देना है और 75 ml पर kg ओवर टू 4 to 6 आवर्स आपको फ्लूइड उसको रिकमेंड करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करना है आपको, फ्लूइड ऑफ चॉइस ORS, और फर्स्ट तो हमें ORS ही उसको देना है। आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वो कौन सा कंपोनेंट है जो ORS में नहीं होता। तो आपको इन ये पांचों को आपको बहुत अच्छे से, टोटल नंबर कितने हैं 5 है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, क्योंकि वो पूछते हैं ये होता है एक्सेप्ट क्या नहीं होता। तो वो अगर आपको ये पांचों याद रहेंगे, NDK C² आप याद कर सकते हैं, या फिर अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। आप कैसे याद रख सकते हैं, NDK C², आप ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं कि क्या नहीं होता। अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको तुरंत क्लिक करेगा, K फॉर पोटेशियम है, C फॉर सिट्रेट है, क्लोराइड है, डेक्सट्रोज है, Na+ है, ये आपको सोडियम है, ये आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। उसके बाद सेकेंड अब बारी आती है सीवियर मैनेजमेंट की, जिसमें हमें क्या करना है, सीवियर डिहाइड्रेशन में आपको क्या करना है, फॉर्मूला ऑफ चॉइस RL देना है। जैसे अभी तक आपने मॉडरेट में फॉर्मूला फ्लूइड ऑफ चॉइस आप ORS दे रहे थे, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लूइड चॉइस क्या रहेगा, RL रहेगा, रिंगल लैक्टेट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे सिगार फार्मूला की, जिसे हम हॉलीडे फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये हॉलीडे फार्मूला और सिगार फार्मूला? इसमें हम ये देखते हैं स्टूडेंट, टू एस्टिमेटेड डेली मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट देखते हैं, जिसमें हमें ये देखते हैं रिक्वायरमेंट में 100 ml पर kg ऑफ द फर्स्ट 10 kg ऑफ वेट से आप स्टार्ट करते हैं। 100 ml दे रहे हैं जब बच्चा कितना है आपका 10 kg का है, तो 100 प्लस यहाँ पे वेट कितना है बच्चे का 10 kg है, 10 तो 1000 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 50 ml पर kg है। सेकेंड कप आपने देखा, हॉलीडे मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, रोज रोज नहीं। वैसे ही हमने क्या किया, 100 ml पर kg ऑफ फर्स्ट डे देख लिया, वैसे ही 50 ml हमने दिया, पहले हमने बढ़ाया, फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको फ्लूइड को घटाना स्टार्ट करेंगे kgs के अकॉर्डिंग। 50 ml दिया आपने, सेकेंड 10 kg, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि कोई बच्चा 25 kg का है, 20 kg का कोई बच्चा है, तो इसको मैंने 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया, 10 10 देन 5। क्लियर? तो फर्स्ट 10 kg को मैंने 100 ml दे दिया था, सेकंड में मैंने 50 ml देना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और थर्ड में क्या 20 ml पर kg, मोर देन 20 kg ऑफ बॉडी वेट, फिर 20 आपने दिया। तो टोटल यहाँ पे आपने देखा, जैसे 100 आपने दिया, 100 आपने दिया, एक मिनट 100 दिया, वेट बच्चा आपका कितना था, 10 kg का था, तो आया कितना इसका इक्वल 1000 आ गया। चलिए
फिर सेकंड 10 kg के लिए आपने फिर उसको 50 ml दे दिया था, तो आपके पास पहले से 10 किलो का तो था ही ना 1000। उसके बाद आपने 50 इसको 50 दिया और क्या कर दिया, 10 को माइनस कर दिया, 50 दिया प्लस वेट 10 इसको दे दिया आपने, तो आपका कितना आया टोटल कितना आया 1005। इसमें आपने इंटू कर दिया 500 आ गया, तो मतलब कितना आ गया आपका 50 आ गया। चलिए 50 प्लस 20 माइनस 20 मतलब फिर आपने क्या किया, इसमें 1500 प्लस 20 आपके पास कितना था 5 10 100 मतलब टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 1600 आपका यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये है आपका हॉलीडे फॉर्मूला, बहुत सारे उसमें ये पूछा जाता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमने डिहाइड्रेशन डिस्कस किया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम एस्पेक्ट से, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत डर लग रहा होगा कि पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन हो रही होगी कि कैसा जाएगा क्यों जाएगा, लेकिन बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना है और अच्छे से कामली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, बाकी टेंशन छोड़ दीजिए, जो मिलेगा आपके लिए बेहतर होगा। दैट्स ऑल। चलिए अब इससे इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसे हम आरडीएस के नाम से जानते हैं, आरडीएस के नाम से जानते हैं आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉमन इन द प्रीटर्म बेबीज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, लिथार्जी, पुअर सर्फेक्टेंट, पुअर हेल्थ, लेस ब्राउन फैट। किसकी वजह से ये देखने को मिलता है हमें, किसकी वजह से देखने को मिलता है आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? सो किसकी वजह से, लिथार्जी बिल्कुल भी नहीं, पुअर हेल्थ का कोई मतलब नहीं है, लेस ब्राउन से कोई लेना देना नहीं है, तो किसकी वजह से, पुअर सर्फेक्टेंट की वजह से हमें मोस्ट कॉमन आरडीएस देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी द मोस्ट अनलकली रिस्क फैक्टर ऑफ द आरडीएस? कौन सा है जो आरडीएस के लिए मोस्ट लकली रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलता है? सेकेंड ब्राउन ऑफ ट्विंस, सेकेंड बॉर्न ऑफ ट्विंस, देन न्यूनेट बॉर्न एट 36 वीक्स। न्यूनेट मतलब नॉर्मल जो बर्थ का टाइम है वो कितना है, 37 to 40 वीक्स आपका नॉर्मल टाइम है ना। नॉर्मली जो डिलीवरी होनी चाहिए इस ड्यूरेशन में, और डेज में काउंट करते हैं तो 180 डेज नॉर्मल डिलीवरी टाइम ड्यूरेशन है। लेकिन इससे जब ग्राफ कम की ओर बढ़ेगा तो वो किस में आ जाएगी, प्रीटर्म लेबर हो जाएगा। प्रीटर्म लेबर है तो मतलब उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस, आरडीएस के चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डायबिटिक मदर है, ये कोई बात नहीं होती, क्रॉनिक मैटरनल हाइपरटेंशन है, नहीं, तो यहाँ पे सबसे सही आंसर क्या होगा, न्यूनेटल बॉर्न एट 36 वीक्स। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस इन इन्फेंट डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन वुड बी, क्या पूछ रहे हैं, वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन पूछ रहे हैं बच्चे में डिलीवरी के जो सिजेरियन सेक्शन से हुआ है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रीनल इम्पेयरमेंट, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी,
एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी कर्निकटस किसकी वजह से? कर्निकटस मतलब उसमें बच्चा मेंटली रिटायर्ड होगा या डेथ हो जाएगी, जिसमें जॉइंटिस आपको देखने को मिलेगा, जॉइंटिस देखने को मिलेगा। जॉइंटिस वो भी मोर देन 20 mg/dl के हिसाब से आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा। वहीं एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी ये सिर्फ जॉइंटिस में ही होता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी जैसा ही होता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी। उसके बाद रीनल इम्पेयरमेंट नहीं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ड्यूरेशन रिकमेंडेड फॉर KMC एज पर गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन गाइडलाइंस इज। KMC कंगारू मदर केयर कितने टाइम तक देनी चाहिए मदर को नॉर्मल इंडियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग? 2 hours, 5 to 8 hours and 5 to 8 hours, 3 hours, 10 to 12 hours, 4 hours, 5 hours and 10 to 12 hours. Yes, give me an answer for this question. कब तक हमें देना चाहिए कंगारू मदर केयर अकॉर्डिंग टू द इंडियन गाइडलाइन? सो कब तक देना चाहिए ये? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो अभी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कब तक मदर को KMC प्रोवाइड कर सकते हैं इंडियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल याद रख लीजिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये क्या बोल रही है मैम आप? 4 2 जा 8 मतलब 4 hours एंड 5 to 8 hours। अगर 1 वर्ड में पूछता है तो 4 घंटे, और अगर रेंज में पूछता है तो 5 से 8 घंटे आपको उसको KMC प्रोवाइड करानी है, कंगारू मदर केयर, जिसमें हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। मोस्टली प्रीटर्म बेबी को देते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए, जो मदर ही नहीं फैमिली में कोई भी करा सकता है, मदर फादर बोथ एंड रिलेटिव ऑल्सो। नेक्स्ट है द न्यूबॉर्न बेबी मे गो इनटू हाइपोथर्मिया विद इन 1 hour ऑफ बर्थ विद टेम्परेचर फॉलोइंग बिलो। कितना टेम्परेचर होना चाहिए हाइपोथर्मिया में विद इन 1 hour? तो आंसर कितना होगा इसका? आंसर कितना होगा? 36.5 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा अबगार स्कोर कंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। क्या क्या ये करता है और किसी एक को छोड़कर? तो हार्ट रेट भी करता है भाई, रेस्पिरेशन भी करता है, क्या नहीं करता? टेम्परेचर और मसल टोन बिल्कुल करता है, मसल टोन भी करता है, रेस्पिरेशन रेट भी करता है। क्या नहीं करता अबगार स्कोरिंग में? यस, गिव मी आंसर। क्या नहीं करता अबगार स्कोरिंग में? हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, मसल टोन, है ना, जिसमें आप तो क्या नहीं करता? टेम्परेचर को ये नहीं करता, टेम्परेचर हमें देखने नहीं मिलता। सो ये इसका राइट आंसर है। ये था आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग सा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क घर जाके सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट एज वेल एज पर्टिकुलर क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हैं और मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली आपका आंसर प्रोवाइड करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।